सिनेमा इतना मासूम नहीं है, कभी भी नहीं था। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा वेपन है, एक पूरी की पूरी संस्कृति को भ्रमित करने का या एक पूरी की पूरी संस्कृति को दिशा देने का। अब डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कौन लोग कर रहे हैं। राज कपूर जी की फिल्म का गाना है ना, मेरा जूता है जापानी, हाँ, मेरा जूता है जापानी, सिर सर पे पे लाल लाल टोपी टोपी रूसी, रूसी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, राइट। सो आप वो कहीं ना कहीं जो है वो आप समझ रहे हो ना, वो फिनेंस हो रहे थे, इस तरह के सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, स्टोरीज इस तरह की। आप उनकी फिल्में देखिए राज कपूर जी की, उसमें जो अमीर आदमी था वो हमेशा गलत था, हाँ है ना। जी। वो जो मिल मालिक होता था वो हमेशा मजदूरों का शोषण करता था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट को उसमें बुरा दिखाया गया है। और जो गरीब था वो हमेशा ईमानदार था और उस पर बड़ा अत्याचार हो रहा था, और मिल में हड़ताल और मजदूर, एक दशक तक इस तरह की फिल्में, हम ऐसी फिल्में देखते ऐसे ही बड़े हम हुए। देख करके फिल्में बड़े हुए। तो एक परसेप्शन बन गया यार, ये जो इंडस्ट्री से तो बहुत बुरे लोग हैं। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन और मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्वड इन दिस। बोथ आपकी फिल्म इंडस्ट्री को, जो अभी एग्जिस्टिंग फिल्म इंडस्ट्री है उसको, जो बाहर की जो जियो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो उसको हमेशा उनका इन्फ्लुएंस रहा है, और वो इंडियन कल्चर को अपने कल्चर के हिसाब से स्ट्रीमलाइन रखना चाहती है। उनकी कंपनीज को यहाँ पे बिजनेस भी करना है, उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ आना है, उन्हें अपने हिसाब से पॉलिसीज़ भी बनवानी है, सारी चीज़ करनी है। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म आपके घर में देखा जा रहा है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी सिनेमा और बहुत सारे, वहाँ इतना ज़्यादा वायलेंस है, इतनी ज़्यादा सेंसुअल कंटेंट है, इतना और ज़्यादा कुछ है, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और उससे भी ज़्यादा आपके हाथ में जो 24 घंटे जो मोबाइल फ़ोन रहता है, इट इज़ ईजीली एक्सेसिबल ऑन दैट। तो सेंसर बोर्ड की तो आप ये समझ लीजिए कि उसका होना या ना होना कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। सर्वे हुआ, हम भारतवर्ष हैं, हम बहुत पुरानी संस्कृति, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो ये पोर्न साइट्स देखी जाती हैं, इसका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज में होता है। अच्छा, वाई सो? नमस्कार, मैं डॉक्टर बीनम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विदुर दृष्टि में। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके साथ जुड़े हैं, और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है श्री अमरीश पाठक जी। अमरीश पाठक जी पेशे से जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। अमरीश जी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सिनेमा के बारे में और इन डेप्थ समझते हैं सिनेमा के वेरियस एस्पेक्ट्स को। जो भारतीय सिनेमा है उसका क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, क्या नेशनल इम्पैक्ट है और क्या रीजनल इम्पैक्ट है, उस पर वो कई आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं। सो मिलते हैं अमरीश पाठक जी से। अमरीश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप सिनेमा से क्या समझते हैं, सिनेमा क्या है? अगर मैं, जैसे आपने मुझसे ये प्रश्न किया है, क्वेश्चन किया है कि सिनेमा क्या है, जी। अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिनेमा, तो आप क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि एंटरटेनमेंट है, कहानियाँ हैं, रोचक तथ्य हैं और 3 घंटे के लिए टाइम पास करने का एक जरिया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारा जो आम एक इंसान है वो भी यही सोचता है। यही समझता है कि सिनेमा इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। जी। But actually, cinema is not all about entertainment. It's not all about songs, story, entertainment, and time pass. Cinema is much more beyond that. ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। सिनेमा वो चीज़ है जो आपको आप बनाता है, और जो भी मौजूदा करंट जनरेशन है वो क्यों इस तरह की है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, वो क्यों ऐसा खाना खा रही है, वो क्यों ऐसा कपड़ा पहन रही है, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा। आप कैसे कह सकते हैं कि दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा? एवरीवन हैज़ देयर फैमिली वैल्यूज़, अपने कल्चर हैं, अपने धर्म हैं, प्रथाएं हैं, तो हाउ सिनेमा कैन अफेक्ट ऑल दीज थिंग्स? देखिए, आपका जो फैमिली है, जो जी। परिवार है,
उसमें भी जो कल्चरल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं है, वो हर दौर का, हर दशक का एक सिनेमा होता है, राइट। हर एक पीढ़ी अपने टाइम के सिंगर्स को सुनते हुए बड़ी होती है, अपने टाइप्स की फिल्म देखते हुए बड़ी होती है। एक टाइम था जब एंग्री यंग मैन का कंसेप्ट इंडियन सिनेमा में आया था और अमिताभ बच्चन उसको रिप्रेजेंट करते, तो एक पूरी जनरेशन हमारे, आप देखिए, एक गुस्से में थी, राइट। उसको उसको एक सत्ता के प्रति या पावर के प्रति या एक वर्क के प्रति एक उसके अंदर द्वेष था, एक एंगर था, राइट। सो वो पूरा एक दौर, लगभग जब तक अमिताभ बच्चन का ईरा रहा है, तो वो पूरा दौर हमारी जनरेशन एक आपको अजीब तरह के गुस्से में और सत्ता प्रतिष्ठान या जो पावर सर्कल्स हैं उनके खिलाफ दिखाई देगी, राइट। फिर एक दौर आता है रोमानियत का दौर, जब रोमांटिक फिल्में आई, जब हमारी राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में आनी शुरू हुई। वो दौर में हमारी जो शादियां थी, अगर आपने देखा होगा, वो बिल्कुल राजश्री प्रोडक्शन की शादियों की तरह होती चली गई और एक बिजनेस भी ग्रो कर गया, इवेंट मैनेजमेंट किया, और इंडियन फैट वेडिंग जिसको हम बोलते बिल्कुल, हैं, राइट, बिल्कुल। वो बिल्कुल आपको उसी तरह की दुनिया में ले जाने की कोशिश करने लगी जो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में दिखाया जी। जाता था। छोटे छोटे रिश्तों के बीच में जो एक 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 बंधन होता था, राइट, वो हमारी परिवार में दोबारा से इंट्रोड्यूस हुए, फेस्टिविटी दोबारा से इंट्रोड्यूस हुई। तो सिनेमा एक्चुअली क्या है, ह्यूमन जो है वो एक साइकोलॉजिकल बीइंग है, राइट। और हम, जो भी हमारी साइकोलॉजी होती है, जैसी भी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, राइट। जी। सो जो भी हमारा ऑडियो विजुअल कंजेंट, जो फूड हम खा रहे हैं, राइट, जैसे कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मन। तो जैसा ऑडियो, जैसा वीडियो, जैसे विचार हम कंज्यूम करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारी साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं तो उस आप तरह से ये कह रिफ्लेक्ट रहे हैं करती कि है। आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड बहुत या सिनेमा बहुत फर्क डालता है हमारे सोचने पर, समझने पर, व्यवहार पर। तो एग्जैक्टली। क्या एजेंडा सेटिंग भी हो सकती है? ऑफ कोर्स एजेंडा सेटिंग हो सकती नहीं है, एजेंडा सेटिंग होती हुई आई है। और सिनेमा तो आपकी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, कल्चरल डिप्लोमेसी है, उसका एक बहुत अहम कंपोनेंट है। आपके कल्चर को, आपकी सीमाओं से, आपकी जो जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उनको तोड़ करके वो पूरे वर्ल्ड में आपके कल्चर को लेके जाता है। तो सिनेमा तो इट्स ऑल अबाउट कल्चरल डिप्लोमेसी। लेकिन अभी कल्चर डिप्लोमेसी तो ठीक है, लेकिन कल्चर के नाम पर बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही हैं, और सिनेमा बहुत बदला भी है पिछले 70-75 सालों में, या 100 सालों में हम कह सकते हैं, बहुत बदला है। आपने कहा एजेंडा सेटिंग भी होती है, तो एजेंडा सेटिंग क्या नया माइंडसेट जो आ रहा है उसको इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली किसी भी तरीके से? दोनों तरीके से। जी। देखिए, अब मैं आपके हाथ में एक गन दे दूं, राइट। गन का अपना कोई नेचर नहीं है। जो जिस इंडिविजुअल के हाथ में वो गन है, उसका क्या नेचर है, वो उसी तरीके से वो टूल बिहेव करेगा। तो सिनेमा भी बेसिकली उसका अपना खुद का कोई नेचर नहीं है, उसका खुद का अपना कोई इन्फ्लुएंस, बैड और नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। सिनेमा क्रिएट कौन कर रहा है, राइट। who is producing that content, who is producing that sort of cinema, वो फैक्टर डिटरमिन करता है कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सबका एक अपना एजेंडा है, और वो अपने एजेंडे के लिहाज से जो भी कर रहे हैं वो उनके लिहाज से ठीक हो सकता है, बट ये हमारे आम ऑडियंस को देखना चाहिए कि उनको उसमें से क्या समझना है और क्या छोड़ देना है। एक तो अभी बड़ा चैलेंज है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और अभी आपने कहा है कि वो कौन यूज़ कर रहा है उस वेपन को, उस पर डिपेंड करता है। ऑल्ट बालाजी नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसको अभी बैन भी किया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले इस तरह का कंटेंट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हेन दे नो कि नई जनरेशन भी इसको देखेगी? या आपने कहा कल्चरल डिप्लोमेसी, तो उनको भी पता होगा कल्चरल डिप्लोमेसी है, तो कल्चर क्यों ख़राब कर रहे हैं? देखिए, मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और मार्केट में हर तरह का कंज्यूमर है ना। सबको पता है जंक फूड ख़राब है, हमारी सेहत के लिए ख़राब है, बट ऐसा तो नहीं है कि जो मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है और दूसरे आउटलेट्स हैं जो जंक फूड ही सेल कर रहे हैं, वो बंद हो गए,
है ना। हम ही लोग हैं जो वहाँ जाते हैं और बड़े शान से जो है बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, इस तरह के जो पता है हमारे हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस फूड है, तो बट फिर भी प्रोड्यूसर्स की कंज्यूम कोई करते हैं। गलती नहीं है ना? प्रोड्यूसर्स की, जब हमारे समाज के अंदर उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने की डिमांड है, आपको आश्चर्य होगा जान करके, एक सर्वे हुआ। हम भारतवर्ष हैं, हम बहुत पुरानी संस्कृति हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो ये पोर्न साइट्स देखी जाती हैं, इसका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज़ में होता है। अच्छा, व्हाई सो? आप देखिए, बिकॉज वी हो लाइक सकता इट, है शायद वी लाइक देम। हमारे यहाँ पे उसका इतना बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पोर्न साइट्स का, पोर्न कंटेंट का हमारे यहाँ पे। क्या ये पॉपुलेशन की वजह से नहीं है? वी हैव अ बिग पॉपुलेशन नंबर। पॉपुलेशन की वजह से नहीं है हमारे यहाँ पे। मुझे लगता है जो एक समाज के अंदर कहीं सप्रेशन है, राइट, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कई तरह की कुंठित भाव जो है समाज के अंदर पैदा होने लगते हैं, कुंठित मानसिकताएं पैदा होने लगती हैं, और वो अपनी कुंठा को इस तरीके से जो है उनका एक उसको रिलीज़ करने का शायद ये एक तो फिर तो ये जस्टिफिकेशन हो गया कि ये तो कुंठित भावनाएं हैं जिनको एक्सप्रेस किया जा रहा है। नहीं, तो कुंठित भावनाएं होनी ही समाज के अंदर बहुत घातक है ना। हमने कहीं ना कहीं अपने समाज को कुंठित होने दिया है। देखिए, हमारा जो देश है वो वात्सायन कामसूत्रा के जो जी, रचयिता मैं हैं यहीं आ रही थी। उनका देश है। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कभी भी ये जो सब्जेक्ट है, ये वेस्ट ने कवर्ड नहीं था। कवर्ड नहीं था। वेस्ट जी। ने आज कहा है कि भाई आपको जो है ये एजुकेशन जो है स्कूल से स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। बट हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले वात्सायन कामसूत्र जैसा ग्रंथ लिखा गया जो कालजयी कृति है। तो ये कुंठापन क्या विदेशी लोग लेकर आए हमारे बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जब से जो ये इस्लामिक इन्वेजन हुआ, जी, राइट, और अरब के जो जो लुटेरे थे बेसिकली, वो यहाँ पे आए, राइट। अब उनके यहाँ पे क्या था, स्त्री जो थी वो उपभोग की वस्तु थी। स्त्री को छीना झपटा जाता था, तो उन्होंने अपनी स्त्रियों को बुर्का या उनका जो भी जो था इस तरीके से यहाँ रखा। फिर हमारे समाज में भी जब उनका शासन आया, तो हमारी जो स्त्रियां थी, हमारी जो बहनें थी, हमारी जो बेटियां थी, उनको उन लोगों से डिटैच करने के लिए, छिपाने के लिए हमारे यहाँ भी घूंघट में जो है वो रखा शुरू गया। हुआ। अदरवाइज़ आप देखिए, पहले हमारे यहाँ पे स्त्रियां कितनी विदुषी थीं। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कला हो, चाहे नृत्य हो, चाहे सृजन हो, चाहे शास्त्र हो, सब में वो एक अग्रणी भूमिका में थी। लेकिन ये जो हज़ारों वर्ष का जो इस्लामिक इन्वेजन भारतवर्ष में हुआ है, तो स्त्री जो है और हमारी जो संस्कृति है कहीं नष्ट भ्रष्ट हुई है, और ये उसी का कारण है कि एक कुंठित भाव पैदा हुआ। जी। तो अब क्या ये चैलेंज है या फिर अपॉर्चुनिटी है? मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये चैलेंज तो है ही है, बट एक अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे? क्योंकि जब आपके सामने कोई एक चैलेंज होता है तो निश्चित रूप से एक अपॉर्चुनिटी होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उसको किस तरीके से उसका मुकाबला करते हैं। चैलेंज तो है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइट। और अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि हम आज जिस गति से विश्व पटल पे अपनी पहचान बना रहे हैं, और हमारी जो एक ऑर्गेनिक सनातन संस्कृति है, थोपी हुई संस्कृतियाँ तो हमारे यहाँ पे बहुत हैं, बट ऑर्गेनिकली हम लोग हैं, एक सनातन संस्कृति हैं। वो जिस तरीके से अब पुनर्जीवित हुई है और दोबारा से अपना जो है आकार प्रकार और अपनी शक्ति मैं को। आपको रोक कर यहाँ बस जी। एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये ऑर्गेनिक सनातन शक्ति है क्या? ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो स्वयं स्फूर्त आपकी जो धरती है, नेचुरल। नेचुरली जो है वहाँ से पैदा हुई हो, ऑर्गेनिक, राइट। वो हमारी जो जो हमारे ऑर्गेनिक रिलीजन हैं जो भारतवर्ष के हैं, वो हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये हमारे ऑर्गेनिकली जो है स्वयं स्फूर्त या अपने आप जो हमारे जो जो यहाँ संस्कृतियाँ पैदा हुई, या धर्म का एक विभिन्न आयाम जो हमारे भारतवर्ष की भूमि पे, जिसको हम भारत माता कहते हैं, वहाँ पैदा हुए। इसके अलावा जो दूसरे रिलीजन्स हैं, आप चाहे क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, चाहे आप उसमें इस्लाम ले लीजिए, राइट, ये
बेसिकली इस धरती यहाँ ऑर्गेनिकली डेवलप्ड रिलीजन नहीं है, ये बाहर से माइग्रेट कर करके या इन्वेजन के माध्यम से हमारे यहाँ पे आए, और हमारी इस संस्कृति में कहीं ना कहीं वो अब घुल मिल करके। जी, लेकिन सिनेमा में जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जैसा आपने कहा ऑर्गेनिक सनातन धर्म की तो कम बात होती है, और ये लोग जो बाहर से आए हैं इन लोगों को एक पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और कई बार उनके छोटे से रोल को ही एकदम उनको हीरो बना दिया जाता है, जी। और वो सदियों से चला आ रहा है, अभी भी देख रहे हैं हम, नई फिल्मों में भी यही ट्रेंड है। तो कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर सिनेमा इतना मासूम नहीं है, कभी भी नहीं था। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा वेपन है, एक पूरी की पूरी संस्कृति को भ्रमित करने का, या एक पूरी की पूरी संस्कृति को दिशा देने का। अब डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कौन लोग कर रहे हैं। अगर आपको इस विषय को बहुत अच्छे से समझना हो तो एक वेब सीरीज़ है बॉलीवुड टॉकीज़, शायद नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पे वो है। अगर कोई उस वेब सीरीज़ को ध्यान से देखेगा तो किस तरीके से सिनेमा जो है भारत में बना, फिर कैसे वो सिनेमा भारतीय सिनेमा से बॉलीवुड हो गया, और किस तरीके से दूसरी जो तत्कालीन जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उसने हमारे सिनेमा को मैनिपुलेट किया। इसको अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना हो तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बॉलीवुड टॉकीज़ देखिए। उसमें है क्या, हमारे यहाँ पे सिनेमा जो आया, बेसिकली पहले जो ड्रामा कंपनीज हुआ करती थी, जो जगह जगह जा कर के ड्रामा परफॉर्म करती थी, जैसे सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस तरह के बहुत, जैसे सर्कस होते हैं ना, जिसे हम नौटंकी भी कहते हैं, जिसे हम नौटंकी कहते हैं, नौटंकी का एक बड़ा प्रारूप था वो। अच्छा। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी। जो पृथ्वीराज कपूर साहब थे हमारे, जो कपूर फैमिली के, इनके भी जो जो एंसेस्टर्स थे वो इसी काम में थे। और जो हमारा पाकिस्तान जो अब है, वेस्ट पाकिस्तान जिसे अब हम कह सकते हैं, जब ये डिवाइड हो गया बांग्लादेश, तो वहाँ ये लोग इस तरह की बड़ी बड़ी नाटक मंडली में बहुत अच्छे अच्छे नाटक ये प्रेजेंट करते थे। पर उस समय तो ये नाटकों को अच्छा नहीं समझा जाता था। अच्छा नहीं समझा जाता था, बट कपूर फैमिली थी, और इसमें बेसिकली सिंगर्स में तत्कालीन जो आप कह सकते हैं नगर वधुएं होती थी, या जिनको एक उर्दू के लफ्ज़ में हम तवायफ कह देते हैं, वो इनमें जो है गाना गाती थी, डांस करती थी। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमें अगर महिलाएं नहीं मिलती थी तो बहुत से पुरुष महिला बन करके वो रोल करते थे। अच्छा। राइट। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आई, ये सबसे पहले क्या आया, रिकॉर्ड प्लेयर आया। तो अब कंपनीज आई, ऑडियो कंपनीज आई, अब उनको गाना गवाने के लिए ज़रूरत हुई किसके पास नहीं, पहले सिंगर्स थोड़ा थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, प्लेबैक सिंगर्स ही नहीं थे। तो वो जानी मानी जो तवाइफें थी, सुरैया, अच्छा, यहाँ तक कि जो नरगिस जी हैं हमारी, उनकी जो मदर थी, शी वॉज अ वेरी फेमस सिंगर। अगर आप देखें उस टाइम पे उनको अप्रोच किया कि आप ये गाने गाइए। एंड शी आल्सो हैड द कनेक्शंस विद व्हाट डू वी से, ब्रॉथलिज्म। नॉट एग्जैक्टली द ब्रॉथलिज्म। अगर आप संजय लीला भंसाली का जो अभी जो एक वेब सीरीज़ आई थी, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, उसमें वहाँ वो सब दिखाया है, नगर वधुएं, वो बहुत कल्चर्ड लेडीज़ होती थी जो गाना बजाना, और बड़े बड़े नवाब्स एंड ऑल उनके यहाँ जाते थे। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल, दे आर अवेलेबल फॉर द रॉयल पीपल। राइट। बहुत कल्चरली उनको डेवलप किया जाता था, बट था वही, राइट, बट एलीट। एलीट, ओके, क्लास। हाँ, वो नवाब एंड ऑल पूरा, और वो बहुत सी जो नवाब ब्लड भी होता था वो, बट दे नेवर एक्सेप्टेड, राइट, दे वर ऑफ द रॉयल ब्लड, ये भी था। तो वो चीज़ थी। तो ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के जो अर्ली जो लोग हैं उनकी अगर आप जाएं, जैसे मैंने ये नरगिस जी वाला आपको ये बताया, तो वो बहुत अच्छी सिंगर थी अपने टाइम में। बाकायदा तालीम उनकी होती थी, बड़े बड़े जो संगीतज्ञ होते थे वो उनको तालीम देते थे। तो वो जो रिकॉर्ड प्लेयर कंपनीज थी उनके पास गई कि भाई आप गाने गाइए, तो ये वहाँ से शुरू हुआ, प्लेबैक सिंगिंग से स्टार्ट हुआ, राइट। उसके बाद में ये जो कपूर फैमिलीज थी, ये जो ड्रामा कर रहे थे, ये लोग, जब ये कैमरा आ गया
तो अर्ली स्टेजेस पे ये लोग जो हैं उसमें उतर आए, बिकॉज दे हैव द स्किल्स ऑफ एक्ट, Acting, अभिनय, अभिनय। वो उससे जुड़े हुए थे, राइट। अब उन्होंने कहा दिस इट इज टाइम टू स्विच। तो फिर ये चीज़ें शुरू हो गई, फिल्में बनना स्टार्ट हुई, ब्लैक एंड वाइट फिल्में आई, इन्होंने भी फिल्में बनाई। दिस वाज द गोल्डन चांस कि अपने बुरा जिनको समझा जाता था, हाँ, धीरे धीरे समाज में ब्लैक को एक्सेप्टेंस वाइट होने करना लगी, है। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के जी। थ्रू। दादा भाई फाल्के जो अब हम पुरस्कार देते हैं, ही वाज द अर्ली एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पहली बार एक फिल्म देखी मुंबई में और उनको लगा कि यार मैं भी एक फिल्म बनाऊं, और वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, राइट। इस तरीके से डेवलप हुआ, राइट। तो अब जब ये फिल्में प्रोड्यूस होने लगी, उस टाइम पे जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई सपोज, यस, ये सब होके चुका था। और दो उभरते हुए नेशंस थे इस पूरी दुनिया में, यूएसएसआर, सोवियत संघ, और हमारा यूएसए, हमारा जो आजकल न्यूज़ में छाया हुआ है ट्रम्प की वजह से। जी। अब ये दो कंट्रीज थे, वो कम्युनिस्ट विचारधारा का था यूएसएसआर, ये कैपिटलिस्ट थे। और इंडिया जो था, हमारा भारत था उस समय एक डेवलपिंग कंट्री था, नया नया आज़ाद मुल्क हुआ था। तो दोनों जो ये महाशक्तियाँ थी, भारत जैसे बड़े देश को अपनी तरफ झुकाने के लिए प्रयत्नरत थी। इसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ जो है हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर, जो पहले क्या होता था, प्रोडक्शन हाउसेज होते थे, उनको अप्रोच किया, उनको फाइनेंस करते थे कि आप ऐसी फिल्में बनाओ, आप ऐसी फिल्में बनाओ, हम आपको they were पैसा trying to set some narratives through them. मेरा वो राज कपूर जी की फिल्म का गाना है ना, मेरा जूता है जापानी, हाँ, मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, राइट। सो आप वो कहीं ना कहीं जो है वो आप समझ रहे हो ना, वो फिनेंस हो रहे थे, इस तरह के सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, स्टोरीज इस तरह की। आप उनकी फिल्में देखिए राज कपूर जी की, उसमें जो अमीर आदमी था वो हमेशा गलत था, हाँ, है ना। वो जो मिल मालिक होता था वो हमेशा मजदूरों का शोषण करता था, कैपिटलिस्ट को उसमें बुरा दिखाया गया है। और जो गरीब था वो हमेशा ईमानदार था, और उस पर बड़ा अत्याचार हो रहा था, और मिल में हड़ताल और मजदूर, एक दशक तक इस तरह की फिल्में, हम ऐसी फिल्में देखते ऐसे ही हम देख करके फिल्में बड़े हुए। तो एक परसेप्शन बन गया, यार ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बहुत बुरे लोग हैं, इन्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए, और जो गरीब मजदूर है, राइट, तो गरीबी बनी रहे, गरीबी वो बनी रहे। तो एक इस तरह की फिल्मों का। दूसरी तरफ अब चूंकि हमारी जो तत्कालीन सरकारें थीं, उनका झुकाव था सीधा सीधा सोवियत संघ की तरफ। तो वो जो वहाँ से उस तरह के जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनको काफ़ी जो है प्रमोट किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई दशकों तक लगातार। अमेरिकन्स जो हैं गाहे बगाहे किसी प्रोडक्शन हाउस को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, कुछ इस तरह की फिल्में आ जाती थी जो आपकी को जो है विलासिता से भरी हुई फिल्में थी, जिसमें ग्लैमर था, जिसमें ये सब पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई वगैरह, गरीबी वगैरह के अलावा दूसरी चीज़ें देखने को मिलती। बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्में जो है हमारी वो उसी तरह की ही बनी, बिकॉज जो कम्युनिस्ट रजीम थी उनका इन्फ्लुएंस हमारी जो तत्कालीन दशकों तक जो सरकार रही हैं उन पर बरकरार रहा, तो फिल्में भी ऐसे ही बनी। तो धीरे धीरे जब खुलापन आया, हमारी जो अर्थव्यवस्था डेवलप हुई, सारी चीज़ हुई, तो थोड़ा चेंज हुआ। और अब आप ये देखिए कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे फ़र्क डालती है। अभी अगर आप देखें 2014 के बाद, मैं कहूँगा स्पेशली, फिल्मों में कितना बदलाव आया है। उन सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनी हैं जो पहले कोई छूता भी नहीं। कोई फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर ऐसे सब्जेक्ट्स को हाथ तक नहीं लगाता। इट्स अ गुड चेंज और बैड चेंज? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चेंज। आपको इतिहास के वो दबे हुए पन्ने देखने, सुनने, समझने का मौका मिल रहा है जो कभी फिल्म प्रोड्यूसर सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसको लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के फिल्म बनाऊंगा। आपकी कितनी सारी जो है फिल्में, तानाजी देख लीजिए आप रानी लक्ष्मीबाई पे जो एक फिल्म आई थी वो यस मणिकर्णिका देख लीजिए आप। इस तरह की फिल्में आनी शुरू हुई हैं। आप और देख लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो फिल्म बनी है, राइट, आप वो देख लीजिए।
और अभी रिसेंट में कश्मीर फाइल्स आप देख लीजिए, बंगाल फाइल्स आप देख लीजिए। सो ये अभी मैं कहता हूँ शुरुआत है, अभी इस तरह के सिनेमा को मैच्योर होना बाकी है। अभी लेकिन भी आप बहुत देखिए कम जो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं जो अभी इन सब्जेक्ट्स पर एग्जैक्टली काम बहुत कर रहे कम प्रोड्यूसर्स हैं, गिने चुने इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, और केवल प्रोड्यूसर्स ही नहीं हैं, हैं। व्यूअर्स, एक्टर और एक्ट्रेस भी कम हैं जो इस तरह की फिल्मों से अपने आप को एसोसिएट करना चाह रहे आपने हैं। एक्टर और एक्ट्रेस कहा, ये हीरो और हीरोइन कहाँ चले गए? देखिए हीरो और हीरोइन तो अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। अब कोई हीरो या हीरोइन नहीं है, अब सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस रह गए और वही चलेंगे। जी। जो साउथ का जो सिनेमा है उसने ये जो हमारे जो नॉर्थ में जो ये हीरो और हीरोइन वाला जो एक कंसेप्ट था उसको तोड़ दिया। अब सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस, जो एक ग्रीक गॉड वाला जो हमारे जो जो ये बॉलीवुड ने या जो जो हमारी जो ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है उसने कहा कि एक फिल्म हीरो जो है वो सिर्फ चॉकलेटी हो सकता है, वो रोमांटिक हो सकता है, उसके एक सर्टेन लुक ही होंगे, उसको साउथ ने तोड़ दिया। एक सांवला आदमी, एक इतना गुड लुकिंग आदमी नहीं भी, आम सा एक दिखने वाला आम सा दिखने वाला आदमी वो हीरो हो सकता है, मतलब वो एक अच्छा एक्टर, सुपरस्टार हो सकता सुपरस्टार। है। यस, तो वो साउथ ने मिथ तोड़ दिया। और आप देखिए साउथ से जो फिल्में आ रही हैं उनकी स्टोरी देखिए, उनकी सिनेमाटोग्राफी देखिए, उनका कंसेप्ट देखिए, वो कितना ज़्यादा कल्चरली रिच है। क्योंकि वहाँ ये प्रभाव जो है, जो हमारा जो ये बॉलीवुड जिसको हम कहा है बेसिकली, वो है तो भारतीय सिनेमा होना चाहिए, बट अब उसका प्रचलित नाम बॉलीवुड हो गया, और बॉलीवुड नामकरण के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर चलिए हम उसको वही कहते हैं, तो वहाँ ये सब इन्फ्लुएंस रहे हैं। साउथ की इंडस्ट्री में वो इन्फ्लुएंस नहीं रहे, और वो जब अपने बिल्कुल पूरे उस पे आई है आज, अपने पूरे जिसे कहते हैं प्राइम में पहुंची है, तो देखिए किस तरह से वो निकल कर के आए हैं। तो ये टेक्निकली तो एडवांस है साउथ, टेक्निकली भी, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। स्क्रिप्ट देखिए आप, उनकी 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 सिनेमाटोग्राफी आप देखिए। आज हमारी जो जो मुंबईया फिल्में हैं, या जो मुंबई बेस्ड इंडस्ट्री से जो फिल्में आ रही हैं, वो इतना अच्छा बिजनेस कर ही नहीं पा रही जितनी साउथ की फिल्में कर रही हैं, बल्कि ये लोग अब साउथ के कंसेप्ट पे फिल्में बनाने की क्या कोशिश कर रहे रीजनल हैं। सिनेमा चैलेंज हो गया है? मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक ये सब रीजनल सिनेमा था, अब नहीं। अब रीजनल सिनेमा निकल करके एक नेशनल सिनेमा बनने जा रहा है, जो शायद आने वाले कुछ सालों में आपको दिखाई दे। क्या उसमें नेशनल को हम भारतीय कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, और भारतीय सिनेमा ही कहना चाहिए। हमें इसको साउथ या बॉलीवुड या भोजपुरी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, राइट। अब एक ये एक टर्म जो है आने वाले टाइम में आप देखेंगे केवल भारतीय सिनेमा होगा, उसमें कोई रीजनल सिनेमा, ठीक है वो रीजनल लैंग्वेज में अगर कुछ फिल्में आती है, कोई पंजाबी में फिल्में आती है, कोई हरियाणवी में आती है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट एक जो मेन स्ट्रीम और बड़ा umbrella कैनवास पे अगर हम बात करेंगे तो वो भारतीय सिनेमा बनेगा, और उसमें ये बाउंड्रीज नहीं होंगी। आप ये देखेंगे कि जो साउथ के एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो इधर मुंबई में काम करते भी आए हैं। रजनीकांत एक उदाहरण है, श्रीदेवी भी एक उदाहरण ही है, जया प्रदा भी एक उदाहरण है, और हमारे स्टार्स वहाँ जाके काम करेंगे। बॉबी देओल जो है अभी साउथ की कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो बॉबी देओल से याद आया, उनकी एक वेब सीरीज आश्रम नाम से, वो बहुत हिट हुई, और ये भी सुना है कि उसका कंटेंट भी थोड़ा सा वल्गर था। तो वल्गैरिटी की क्या डेफिनेशन है आज के टाइम पर? देखिए वल्गैरिटी की डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से ये कि जो चीज़ बैठ करके आप अपनी फैमिली के साथ में आराम से ना देख पाएँ, दैट इज़ लाइज इन द कैटेगरी ऑफ वल्गैरिटी। अगर आप फैमिली के साथ में बैठ करके कोई चीज़ आराम से एंजॉय कर रहे हैं तो वो है। और वेब सीरीज़ जहाँ तक है, अब वो OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोई सेंसरशिप तो है ही नहीं, उसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज भी है, और इस तरह के सेंसुअल सीन्स भी हैं जो आप फैमिली के साथ में अगर बैठ के देखेंगे तो यू विल फील ऑकवर्ड। जी, आप तो सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म्स पर सेंसर नहीं होना चाहिए? बिकॉज बिग नंबर ऑफ ऑडियंस इज वॉचिंग दैट, और उस ऑडियंस में भी कुछ कच्ची उम्र की ऑडियंस भी है जिसको इस बात की समझ नहीं कि कंटेंट हमारे लिए ठीक है या नहीं है, और उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। तो क्या सेंसर बोर्ड वहाँ पर नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन जो है पूछा, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ टाइम हम इस इशू को एड्रेस करें।
देखिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए ओटीटी पे उसका। इस पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि सेंसर बोर्ड एक्चुअल में काम कैसे करता है। जी। एक लास्ट ईयर की बात है, दिवाली के आसपास का टाइम था। मेरे पास में फ़ोन कॉल आया अपने सेंसर बोर्ड ऑफिस से, दिल्ली से, कि सर आप आज शाम को आ सकते हैं क्या, एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं, आज मैं बिज़ी हूँ यार, और वैसे भी तुम जो फिल्में दिखाते हो वो सब वैसी ही होती हैं, भोजपुरी भोजपुरी टाइप की फिल्में होती हैं। तो नहीं नहीं सर आप आ जाओ, और सीईओ साहब मुंबई से जो हैं प्रसून जोशी वो भी आ रहे हैं। मैंने सोचा आप प्रसून जोशी आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल, क्यों आ रहे हैं, चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। हम शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच गए, और जैसे ही हम अपने ऑडिटोरियम में पहुँचे, भगवान दास रोड पे है ऑडिटोरियम सेंसर बोर्ड का। जी। तो हमारे पास में फ़ाइल आती है पहले एक, उसमें उस फिल्म की डिटेल्स होती हैं, स्क्रिप्ट है, कितनी ड्यूरेशन है, कौन है। तो वो फाइल खाली थी, उसमें कुछ था ही नहीं। अच्छा। ने बुलाया जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहाँ की, भाई इसमें क्या है, कुछ कहीं भी नहीं पेपर है, क्या डालना तो नहीं डिटेल है। भूल कह रहे गए? सर वो अभी जो है जोशी साहब आपसे बात करेंगे, सीईओ साहब, उसके बाद में बताएंगे, और आप आइए बराबर में जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे छोटी सी जो है एक चाय है वहाँ। तो हम लोग गए, प्रेसिडेंट जोशी वॉज देयर, एंड हम लोगों को उन्होंने ग्रीट किया, बातचीत की। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो फिल्म आज आई है ये है सिंघम अगेन। अच्छा। आप सब लोगों ने देखी होगी सिंघम अगेन, अजय देवगन की हम्म। ये सीरीज़ है, सीरीज है। सिंघम सीरीज़, सिंघम। जिसमें वो पुलिस वाले का रोल करते हैं। तो सिंघम अगेन जो लास्ट दिवाली पर रिलीज़ हुई है, और इसके प्रोड्यूसर भी वही हैं, एक्ट भी वही कर रहे हैं, और दूसरे जो हैं इसमें जो हैं रोहित शेट्टी रोहित को शेट्टी। प्रोड्यूसर हैं उनके। उनकी फ़िल्म थी, उन्होंने कहा भाई ये फ़िल्म है और इसको हमें रिव्यू करना है, और प्रोड्यूसर को दिवाली पे ये फ़िल्म रिलीज़ करनी है। दिवाली में अब हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता बचा है, और मुंबई में इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो इस वजह से उन्होंने इसको अपील में डाला है। और चूँकि मुझे दिल्ली आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग करा लेते हैं। तो ये सब बहुत जल्दी में हुआ, बट आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है, बिकॉज उसमें उन्होंने रामायण से उसको कोरिलेट किया है। और अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले ही आदि पुरुष की वजह से सेंसर बोर्ड की बड़ी जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ है कि आपने ऐसी फिल्म पास कैसे कर दी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ लगे तो बिल्कुल आपको वो उसको मेंशन करना है। और लेकिन हम ये भी नहीं चाहते प्रोड्यूसर का कोई नुकसान हो, तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली हम उसको हैरेस करें, ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, ये सब बात होने के बाद मैंने फ़िल्म देखी, जो मेंबर्स थे सब ने अपने अपना चीज़ें लिखी। उसके बाद में गेट खुलता है, अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी दोनों अंदर आ जाते हैं, बराबर में बैठते हैं, डिस्कशन होता है। उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये दैट आर ऑब्जेक्शनेबल, आप उनको हटाइए। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वो क्या क्या चीज़ें थी। बहरहाल दे एक्सेप्टेड, और वो चीज़ें वहाँ हो गया। ये उन्होंने यूए कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, जो सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो वो सर्टिफिकेट होता है कि हम अंडर द अडल्ट गाइडेंस की वो हम फिल्म देख सकें, देखेंगे। राइट। जी। अब उसमें अगर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है या बहुत ज़्यादा इस तरह के आपत्तिजनक वल्गैरिटी है चीज़ या है, तो कुछ उसको और। थोड़ा सा माइल्ड डाउन किया जाता है। तो जी। उसमें एज सच नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसको माइल्ड डाउन किया किया गया, गया। तो वो हो गया। तो ये कार्यप्रणाली होती है सेंसर बोर्ड की। हम्म। अब वहाँ तो ये चीज़ हो गया, लेकिन ओटीटी। लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके घर में देखा जा रहा है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी सिनेमा और बहुत सारे, वहाँ इतना ज़्यादा वॉयलेंस है, इतनी ज़्यादा सेंसुअल कंटेंट है, इतना और ज़्यादा कुछ है, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और उससे भी ज़्यादा आपके हाथ में जो 24 घंटे ये जो मोबाइल फ़ोन रहता है, इट इज़ इजीली एक्सेसिबल ऑन दैट। हम्म। हम्म। तो सेंसर बोर्ड की तो आप ये समझ लीजिए कि उसका होना या ना होना कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं मायने रखता। नहीं रखता। जी। तो डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये बात इस पॉडकास्ट में आज डिस्कस हो रही है, और ये बात जानी चाहिए कि या तो आप सेंसर बोर्ड का जो दायरा है उसको आप इंक्रीज़ करें, उसको रीडिफ़ाइन करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उसके अंदर आए, जो भी इस तरह का कंटेंट हमारे जो भारतवर्ष की सीमा के अंदर देखा जाएगा, उस पर सेंसर बोर्ड की सहमति ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर हम सिनेमा में खाली अगर सेंसर बोर्ड रखते तो उसका भी
कोई औचित्य तो है नहीं, राइट? क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती हैं वो सिनेमा में रिलीज नहीं होती, सीधे OTT पे रिलीज हो जाती हैं, जी। राइट? सो ये डेफिनेटली अब हमारी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, भारत सरकार है, ये उसके सोचने की बात है। और इसको ऐसा नहीं है कि हम कोई 2 4 5 साल में इस पे कोई नीति बनाएंगे, बिल्कुल इस पे इमीडिएटली जो है तत्काल जो है इस चीज़ पर आपको कोई ना कोई पॉलिसी लानी चाहिए। बिल्कुल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। आपने कहा नेटफ्लिक्स है और ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब इंटरनेशनल कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, यंगेस्ट कंट्री है, और वहाँ पर वैसे ही व्यूअर्स भी हैं, तो क्या उनको ध्यान में रखकर ये अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्या अपना प्रॉफिट ध्यान में रखकर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं? कोई भी जो प्राइवेट एंटिटी होगी उसके लिए सर्वोपरि है उसका प्रॉफिट। अब ये लोग कहने के लिए बिल्कुल बोलते हैं कि जहाँ जिस जोग्राफिकल रीजन में ये जो भी कंटेंट रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत से कंटेंट है जो हमारे नेटफ्लिक्स इंडिया में हमें नहीं अवेलेबल कराता, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ अवेलेबल, राइट? सो ये सब जो इनके इंडियन हैंडल्स होते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स इंडिया या इनका जो ये हमारा जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके साथ में जो है इनको अप्रूवल से पहले, लाइसेंसिंग से पहले वो सब पूरा गुजरना पड़ता है। तो हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे हम और ज़्यादा हमारा इंटरवेंशन जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में रहे, और हम ये बिल्कुल इस पर पैनी दृष्टि रख पाएँ कि किस तरह का कंटेंट हमारे जो पॉपुलेशन है वहाँ तक जा रहा है, और उस पर हमारा बिल्कुल डेफिनेटली एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पहला कुछ कल्चर रिफ्लेक्ट होता था, चाहे गानों के थ्रू हो, उसमें कोई रीजनल गाना आ गया, या जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो रामायण किस तरीके से वाचन की जाती है, या कुछ ऐसे रीजनल गाने दिख जाते थे, उन टच के साथ दिख जाते थे, कुछ बोलियां भी आ जाती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल विलुप्त हो गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं आप ये देखिए, वेस्ट का इन्फ्लुएंस हमारे समाज पे कम होने के बजाय बढ़ा है। ये एक फेल्योर है, और जिसे हम आज जेन जी कह रहे हैं उनका फेल्योर नहीं है, ये फेल्योर है हमारा। कहीं ना कहीं हम फेल हुए, और वो इन्फ्लुएंस हमने आने दिया, और अपनी जो संस्कृति थी, अपने जो पारिवारिक मूल्य थे, वो कहीं ना कहीं हमने सेक्रीफाइस किए हैं। तो आज जो आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं पहले फिल्मों में हमें जो है अपनी कल्चरल चीज़ें, अपनी रिलीजियस चीज़ें वो दिखाई दे जाती है। अब देखिए, राजश्री प्रोडक्शन जैसा प्रोडक्शन हाउस जिसने दोबारा से भारतीय परिवार परंपरा का प्रतिस्थापना की है, कितनी फिल्में बना रहा है? चली भी नहीं जो बनाई। फिल्में कौन सी चल रही हैं हमारे यहाँ? एनिमल, एनिमल, राइट, एनिमल चल रही है फिल्म। आप देखिए उसमें क्या है, बच्चे खूब गालियाँ देते हैं, खूब गालियाँ देते हैं, हिंसा, वायलेंस करता है। सो ये कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है ना, कि हम राजश्री प्रोडक्शन जैसी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को इंट्रोड्यूस करने वाला जो प्रोडक्शन हाउस था वो राजश्री प्रोडक्शन था। मैंने प्यार किया से लॉन्च किया था, है ना? आज कहाँ बन रही है रोमांटिक फिल्में? क़यामत से क़यामत तक फिल्में आमिर खान को सुपरस्टार बना गई। कहाँ बन रही है ऐसी फिल्में? अब एनिमल बन रही हैं, आप देखिए। तो सोसाइटी भी एनिमल बन ही जाएगी जैसा देखेगी। देखिए, बिल्कुल, अगर इस तरह का कंटेंट हमारे जो बच्चे जो है अभी 12 13 14 साल के हैं वो ऐसा कंटेंट देखेंगे, और तो देखिए, मुझे याद है एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, शेखर कपूर ने फिल्म बनाई थी, बहुत चर्चित थी। उसमें बहमई जो एक चर्चित घटना हुई है, बहमई कांड, उस पे आधारित वो फिल्म थी। तो उसमें जो फूलन देवी थी, उसने एक गाली दी थी, सिर्फ एक गाली थी वो, जो शायद आपको जब आप रोड साइड चलें वो आम आपको सुनाई दे जाएगी। जो हमारे दिल्ली वाले कहते हैं दैट इज़ तो नॉर्मल बोलचाल की स्लैंग है वो, लेकिन वो गाली है, वो गाली थी उसमें। वो सेंसर बोर्ड, वो पहली बार सेंसर ने उसको कई बार ऑब्जेक्शन उस पर लगा, बट जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने कन्विंस किया कि भाई ऐसी सिचुएशन में ये जो लैंग्वेज आई है दैट वाज नॉर्मल, और वही इसकी इंटेंसिटी की सीन को। और उसमें एक सीन और है जो सीमा विश्वास ने किया, वो पहली बार ऐसा सीन हुआ था, उसको भी सेंसर ने माना कि नहीं, ये कहानी की ज़रूरत है, अदरवाइज कहानी बट बवाल बहुत हुआ था, बवाल बहुत, उसमें गाली थी।
तो पहली बार इंडियन सिनेमा में वो गाली सुनाई दी थी। और उसके बाद आज का दौर है, आज के दौर में तो वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी थोड़ा इन्फ्लुएंस रिलैक्सेशन आने नहीं लग है, गया है, और ओटीटी में तो फिर आप रोक मतलब रोक ही कोई नहीं कोई है वहाँ रोक ही तो। नहीं है। तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है, अच्छा। न्यू नॉर्मल हो गया। सो अगर हमारा जो जो किशोर है, जो अभी 12-13 साल का है, वो एनिमल जैसी फिल्में, एनिमल जैसा कंटेंट देखेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति तो बढ़ेगी। अगर ये न्यू नॉर्मल है तो इसके बाद एबनॉर्मल क्या होगा? नहीं, जो अभी एबनॉर्मल होता था वो नॉर्मल हो गया, वो न्यू नॉर्मल है। पहले सिनेमा में गाली सुना जाना एक 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 एबनॉर्मल चीज़ थी, अब तो वो नॉर्मल है। लेकिन सिनेमा सोसाइटी की, हम लोगों को सोसाइटी अभी का भी मिरर लगता है है। क्या हो रहा है, बट जो जनरेशन की आंखें ही इसको खुली हैं इसको देखते हुए, उनके लिए तो दिस इज नॉर्मल थिंग। हाँ, पर ये चैलेंज है ना, क्योंकि सिनेमा मिरर भी है और सिनेमा रिफ्लेक्शन भी है, बिल्कुल, और अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मतलब हमारे यहाँ कुछ ये ना कुछ ऐसा चैलेंज हो रहा है। है, बिल्कुल है, 101% चैलेंज है, बट हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, नीति नियंत्रकों के लिए, कि ये कहीं ना कहीं उनका फेल्योर है। एलजीबीटी के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल इस पर भी बहुत खुली, सिनेमा में बहुत खुले बात होती है, और इसको भी न्यू नॉर्मल कर दिया गया है। दिस इज़ ऑल्सो न्यू नॉर्मल थिंग। लेकिन न्यू नॉर्मल वाकई है क्या? ये एलजीबीटीक्यू की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जितनी बड़ी दिखाई जा रही है, या इसको सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है, या इंडक्ट किया जा रहा है, डाला जा रहा है? जी, देखिए, ये वेस्ट में इस पे बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, वहाँ ये लीगल हो गया है। वहाँ लीगल हो गया, अब इंडिया में भी लीगल है शायद। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कहा, लेकिन फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कॉन्ट्राडिक्टरी भी उस पे बोला है। तो अब वेस्ट में जो एक नॉर्म बन सेट हो जाती है, और गया। हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स एक्चुअली कॉपी कैट्स ज़्यादा हैं, वो वेस्ट के सिनेमा से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका ओरिजिनल आइडिया जो की कमी ओरिजिनली है। सोचते हो, ऐसे प्रोड्यूसर्स कम हैं, डायरेक्टर्स कम हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, बट कम है। अब वहाँ ये चीज़ हो रही है, वहाँ की फिल्मों में ये चीज़ बहुत दिखाई जा रही है, तो वो भी अपने आप को जो है उन के साथ कंपेयर करने के चक्कर में, ज़बरदस्ती कहानी में, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, और मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्वड इन दिस। बोथ आपकी फिल्म इंडस्ट्री को, जो जो अभी एग्जिस्टिंग फिल्म इंडस्ट्री है, उसको जो बाहर की जो जियो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो उसको हमेशा उनका इन्फ्लुएंस रहा है, और वो इंडियन कल्चर को अपने कल्चर के हिसाब से स्ट्रीमलाइन रखना चाहती है। उनकी कंपनीज़ को यहाँ पे बिजनेस भी करना है, उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ आना है, उन्हें अपने हिसाब से पॉलिसीज़ भी बनवानी है, सारी चीज़ करनी है ना। अब 2014 के बाद में आप देखिए, आज अमेरिका जो है, बिल्कुल आपको यू टर्न दिखाई देगा। अभी H1B वीज़ा जो है, उसको लेकर के कल सिग्नेचर आ गए हैं। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? आपके यहाँ पे मिशनरीज़ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, करता है। एजुकेशन के माध्यम से, Yes. दूसरे सेवा के माध्यम से, बहुत बड़ा मिशनरी जो ढांचा है, वेटिकन जो है उनका, सीधे वो यहाँ इंडिया में इतनी बड़ी फाइनेंस सिस्टम है, वो यहाँ पर पे जो कन्वर्जन के कामों में लगा हुआ है। हस्तक्षेप भी है। 2014 के बाद में ये जो मिशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीधे वेटिकन से लिंक्ड है, उनके कामों में कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ना शुरू हुआ। उनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, जिनके माध्यम से वो दूसरे कार्य कर रहे थे, अपने मिशन को या क्रिश्चियनिटी के प्रचार को वो बढ़ा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होनी शुरू हुई। इन पे चेक और बैलेंसेस लगे, कहीं जगह जो है क्रैकडाउन भी हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है, अमेरिका ने कई बार जो है, यहाँ पे कई केसेस जब हुए, ऐसे कुछ जो मिशनरीज़ थे, जो कन्वर्जन थे, उनके खिलाफ जो है लोकल लेवल पे कुछ हुआ, तो उस पर ऑब्जेक्शन किया गया अमेरिका की तरफ से। वो ऑब्जेक्शन कई साल पहले ओबामा के टाइम पे भी जो है वो चीज़ आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पूरे इस मिशनरी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने समझ लिया कि ये जो एग्जिस्टिंग रजीम है, इसके रहते तो भाई ये चीज़ यहाँ पे, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये कहीं पे अभी तक जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। अमेरिका देखने में आपको डेमोक्रेसी, सेकुलर लगता है, बट बेसिकली इट्स अ क्रिश्चियन डोमिनेट सोसाइटी, राइट?
अभी एक इंडियन डायस्पोरा के आदमी का सिर भी काट दिया गया है वहाँ पे, वो और फुटबॉल बना के खेली गई है उसके वाह। साथ में, हम्म। है ना। तो इतनी ज़्यादा वहाँ वहाँ जो है तो ये सब इंडियंस के लिए। बातें कौन बताएगा? अब वेटिकन का इन्फ्लुएंस आता है वाइट हाउस पे हम्म। कि ये जो रिजीम है इसको अनस्टेबल करो। आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उधर से बयानबाजी स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये टैरिफ की धमकियां आई, टैरिफ लगा दिया गया, अभी ये H1B में ये सब वेटिकन के इशारे पे हो रहा है ताकि ये रिजीम यहाँ से जाए और दोबारा से यहाँ पे जो मिशनरी शक्तियाँ हैं वो अपने उसी वेग के रूप साथ में ऐसे अपना काम कर पाएँ। जी। और वहीं कहीं ना कहीं आपके जो है सिनेमा को, आपकी दूसरी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके पास तो अपनी ज़मीनें हैं, अपनी कंट्रीज़ हैं। भारत तो एक ही ऐसा देश है जहाँ पर जिसको हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, हम कहीं और गए नहीं और बहुत पीसफुली रहते हैं। तो फिर ये क्यों है हमारी हमारे देखिए साथ? सबसे बड़ी कमी है। अगर हम इस चीज़ को देखें, सम्राट अशोक के टाइम में भारत में जो धर्म पनपा गौतम बौद्ध बुद्ध का, बौद्ध धर्म। उन्होंने उस धर्म को दूसरी कंट्रीज तक लेके चले गए। और आज आप देखिए थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, चाइना, यहाँ तक जो है बुद्ध धर्म को के अनुयायी है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कमी रही कि हमने अपनी सनातन संस्कृति को समाज के, या आप कह लीजिए इस भौगोलिक, इस भूमंडल की दूसरे सभ्यताएं हैं उनके लिए नहीं खोला। लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका योग, आज फॉरेनर्स हमारे यहाँ आके संस्कृत पढ़ रहे हैं, योग सीख रहे हैं, अध्यात्म सीख रहे हैं, चिंतन सीख रहे हैं। तो वो कमी तो रही है कि हमारे धर्माचार्यों की कमी रही है कि आपने जो है दूसरी सभ्यताओं के लिए दरवाजे बंद रखे, आपको खोलने चाहिए थे, आपकी संस्कृति जानी चाहिए थी। पर ऐसा माना मिशनरीज जाता ने है कि ये तो खुला है, सबके लिए खुला है, सब आइए, बस हमने प्रचार नहीं किया। हमने प्रचार नहीं किया, जबकि ईसाई मिशनरी या आपके प्रचार भी करते रहे। हाँ इस्लामिक जो है वो प्रचार भी करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं, ताकत से भी करते हैं और सेवा के माध्यम से भी करते हैं दोनों तरीके से। अब चूंकि ये युग सिविलाइज्ड युग है, अब वो तलवार वाला युग तो बीत गया, जब वो तलवार वाला था तो वो भी हुआ। आप ये इसका एक मॉडल जो है वो बदल गया है, चेंज हो गया है। और ईसाई मिशनरीज़ ने, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने स्कूल्स स्थापित किए, हॉस्पिटल्स स्थापित किए, उसके माध्यम से जो समाज के डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको उनके धर्म के खिलाफ किया, अपने धर्म के में वो लेकर के आए। तो ये सब बहुत टाइम से चल रहा है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद से भी यहाँ चल रहा है। और अब जब उस पर चेक एंड बैलेंसेस लगने शुरू हुए, इस तरह की जो NGOs थी, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन पे क्रैकडाउन इस सरकार ने किया। और जो फंडिंग बाहर से आ रही थी, जो हमारे वेटिकन के जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलियंस की फंडिंग यहाँ थी, कहीं ना कहीं उस पर क्रैकडाउन हुआ। तो ये जान लिया कि जब तक ये रजीम यहाँ है तब तक ईसाई मिशनरीज़ का जो ये काम है ये उस तरीके से नहीं चल पाएगा जैसे कभी चला करता था। तो वेटिकन, वाइट हाउस, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ये चीज़ हुआ, एक्ट हुआ, और आप उसके इम्प्लीकेशन सब देख रहे हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा यूथ कब जगेगा? वो तो अपना काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और ये उनकी अच्छाई कह सकते हैं हम, क्योंकि वो तो अपने लिए सजग हैं। हम देखिए, कब जागेंगे? मैं अपने यूथ की तारीफ करना चाहूँगा। हमारा यूथ मिसगाइडेड होने के बावजूद भी इतना मिसगाइडेड नहीं है जितना नेपाल का यूथ है। और आपने नेपाल में देखा है, वहाँ की जो, मैं उन्हें जेनजी नहीं, उन्हें जैन ज़ॉम्बी बोलना चाहूँगा। वो अपने ही देश में जो पहले से ही इतना ज़्यादा आर्थिक तंगी के हालात में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपने यहाँ ही अपने 5 स्टार होटल्स जला रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अराजक जनरेशन है, वो कोई जैन जी नहीं है, वो जैन ज़ॉम्बी है। और उन्होंने अपने देश का इतना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया कि आने वाले 50 साल तक वहाँ की अर्थव्यवस्था उन्होंने चौपट कर ली है जी। हमारे यहाँ का यूथ, मानता हूँ कुछ हद तक वो दिग्भ्रमित है, लेकिन सिर्फ दिग्भ्रमित है, और उसमें भी उसकी गलती कम, और उससे पहली जनरेशन यानी हमारी जो गलती है वो थोड़ा ज़्यादा है।
वो अपने देश के प्रति सचेत है, अपने देश को प्यार भी करता है, अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी पारिवारिक वैल्यूज़ भी उसके अंदर है, चाहे वो कितना ही वेस्ट की तरफ उसका झुकाव हो, बट स्टिल बाय हार्ट उसका दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। बस उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, उसको परिवार से वो सही दिशा मिले, समाज में वो सही दिशा मिले, जहाँ वो विद्या अर्जन करने जा रहा है वहाँ उसको सही प्रकार के गुरुजन मिले। ऐसे अधिक से अधिक मैं कहता हूँ ऐसे शिक्षाविदों को हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए जो भारतीय संस्कृति को के प्रति एक लगाव जिनके हृदय में हो। ऐसे अधिक से अधिक लोगों को भारतीय विश्वविद्यालयों में आना चाहिए, कॉलेजेस में आना चाहिए, स्कूल्स में आना चाहिए, ताकि एक हमारी पूरी आने वाली जनरेशन को एक दिशा दी जा सके। अभी आपने नेपाल का नाम लिया और अब बड़ा अच्छा टर्म दिया, जेन ज़ॉम्बी। वो एक छोटा सा भूभाग है हमारे देश के सामने, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक छोटा मॉडल है जिस पर एग्जीक्यूट कर देखा गया कि उसके यूथ को कैसे बिगाड़ा जाए थ्रू डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही हुआ जो कुछ हुआ, और उसको बेस बनाया गया। तो वो सिर्फ हम लोगों ने एक टेस्ट किया, वहाँ पर एक टेस्ट हुआ एंड इट वाज अ सक्सेसफुल टेस्ट। क्या वो हिंदुस्तान में या भारत में नहीं हो सकता? देखिए, आप इस घटना को जो नेपाल में अभी हुई है इसको आप सेपरेटली नहीं देख सकते। अगर आप इसको थोड़ा पीछे जा कर के समय को Study पीछे करें। जा कर के आप देखें, रिवाइंड करके देखें, तो भारत के चारों तरफ जो ये छोटे छोटे देश हैं इसमें बहुत कुछ हो रहा है। श्रीलंका से आप स्टार्ट कीजिए। जी। श्रीलंका में भी इसी तरह का कुछ हुआ और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको रातों रात श्रीलंका छोड़ के भागना जाना पड़ा। पड़ा। इसके बाद में आपकी जो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी जिसको प्रो इंडियन सरकार माना जाता था, वो रातों रात उखाड़ के फेंक दी गई और शेख हसीना को भी वहाँ इसी तरीके से भागना पड़ा। बिल्कुल हुआ वो। बिल्कुल। उसके बाद में आप नेपाल में देख लीजिए, नेपाल में भी यही हुआ कि वहाँ रातों रात जो है ये सब हुआ और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भागना पड़ा। ये अलग बात है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था और उनको एंटी इंडियन माना जाता था। तो कुछ लोग शायद यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के खुश भी हैं कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो गई, लेकिन ये खुश होने से ज़्यादा चिंतन का विषय है कि ये भारत के चारों तरफ जो स्थापित सरकारें हैं वो रातों रात किस तरीके से इस तरीके से उनका तख्ता पलट हो रहा है। ये भारत के लिए निश्चित रूप से इसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को ये नज़र रखने का इन पे काम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ पे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो नज़र रख रहे होंगे। लेकिन बतौर एक नागरिक हम लोग यही कह सकते हैं कि ये एक भारत के आसपास जो हो रहा है वो ट्राई एंड टेस्ट, जैसे आपने कहा कि एक छोटे पैमाने पे उसको देखा जा रहा है और कभी भी उसकी इंटेंसिटी बढ़कर सकती है और वो कहीं पे भी हमारे देश में भी दिख हमारे सकता है। जो है वो उसके चीज़ें देख सकती हैं। तो हमें इसमें बहुत कुछ समझने की आदत है और डेफिनेटली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस पे अपनी जो है दृष्टि रखे हुए होंगे और इससे जो भी हमें सीखना है वो सीख रहे होंगे। सर, अभी हम जेनजी की बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा चैलेंज और है। आपने कहा कैपिटलिस्ट ताकतें पहले आई, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट ताकतें। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों। आपने कहा कि कैपिटलिज्म वाज फ्रॉम यूएस एंड कम्युनिज्म फ्रॉम यूएसएसआर, और इसके बीच में कहीं सिंबलिज्म जो है, हिंदू सिंबलिज्म जो है, नेशनल सिंबलिज्म जो है, वो कहीं उसके साथ प्ले हुआ। और कई सारे ऐसे फिल्म में हम उदाहरण देख सकते हैं कि जो मर्डरर है वो टीका लगाए हुए है या वो हिंदू है और जो बचाने वाला है वो किसी और धर्म का है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिंदू या जो हमारी जो स्थानीय वैदिक सनातन संस्कृति है, पहले तो आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो या कैपिटलिस्ट विचारधारा हो, दोनों ही विचारधाराएं जो हमारी जो 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 यहाँ की देसी संस्कृति है, सनातन वैदिक संस्कृति है, उसको सप्रेस ही करना चाहती हैं। तो हमारे लिए तो ना वो अच्छे ना वो अच्छे और ना ये अच्छे। ठीक है जी। सिनेमा में इन दोनों ने ही अपनी अपनी तरीके से हमारी जो जो वैदिक सनातन संस्कृति है या भारतीय पारिवारिक मूल्य हैं उनको खंडित करने का प्रयास किया, होता रहा। इस बीच में कहीं कहीं ऐसे फिल्म निर्माता, लेखक, संगीतज्ञ, अभिनेता, अभिनेत्रियां रहीं जो कहीं ना कहीं दिल में ये कसक लिए रखते थे कि भाई हमारी जो भारतीय पारिवारिक संस्कृति, मूल्य, अवधारणाएं, चेतना है
उसको लेकर के वो फिल्में बनाए, और कभी कभी बीच बीच में उनके द्वारा वो गाहे बगाए प्रयास होते भी रहे, फिल्में आती रहीं जाती रहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो कभी डाल नहीं पाई। एक फिल्म आई संतोषी माँ, एक फिल्म आई संपूर्ण रामायण, आपको याद हो। एक टाइम में फिर संपूर्ण रामायण फिल्म जब वो वीसीआर आते थे, वीडियो जब चला, आपको याद है जब जी जी। तब वो फिल्म जो है, जब भी वो वीसीआर आता था लोगों के घर में, पहले तो ऐसे भी होता था कि वो मोहल्ले रेंट पे देखने आते आया थे करते थे। एक दिन के लिए। जब शुरू शुरू में यहाँ इंडिया में जब ये वीडियोस आए, तो ज़रूरी नहीं था एवरीवन कैन परचेज दोज इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, तो वो ऐसे भी था, तो वो फिल्में ज़रूर देखी जाती थी। तो कभी कॉन्ट्री ना करके भी आते थे सर, उसमें मजेदार कहानियां भी हैं। जी जी जी, तो इस तरह की फिल्में संपूर्ण रामायण, संतोषी माँ, ये देखी जाती थी। वो कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति को लेकर के, हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है या हमारा जो रिलीजियसिटी है, उसके कंसेप्ट पे वो फिल्में आती थी और बहुत हिट हुई वो। बट वो बहुत रेयर केसेस में ऐसी फिल्में बनी हैं, बहुत कम फिल्में हैं। तो कहीं ना कहीं उस चेतना वाले जो फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे, वो अपने आप को सप्रेस फील करते रहे, और हथियार उन्होंने डाल ही दिए थे कि भाई इस कंसेप्ट को लेकर के अगर हम फिल्में बनाएंगे तो हमारा पैसा तो जो लगना है वो निकलना नहीं है, मार्केट है नहीं, सब्सिडी हमें मिलनी नहीं है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी नहीं, और टैग हमारे साथ लग जाएगा तो जो मेन स्ट्रीम के जो उस समय सुपर स्टार्स थे वो हमसे दूरी बना लेंगे, तो वो सब्जेक्ट्स पे काम होता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे देश काल परिस्थिति में जब चेंज आया, तो ये चीज़ अब बदल रही हैं, बदलनी शुरू हुई हैं, इस तरह का सिनेमा आने लगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जो दशकों तक हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो आप कहते हैं ना जेन जी, या जो हमारी जो 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 जनरेशन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इस तरीके से उनके डीएनए में पेनिट्रेट करा दिया गया कि उनको लगने लगा कि जो हमने देखा है वही सच्चाई है। वही सच है। अब बार बार जो एक देखिए, एक फिल्म आई, मैं बहुत रॉक स्टार, एक फिल्म थी जिसमें हमारे रणबीर रणबीर कपूर ने जो है उसमें प्रोटोगोनिस्ट है वो, इम्तियाज अली उसके डायरेक्टर हैं। जब तक वो वैसे ही नॉर्मल संगीत बजा रहे हैं या वो माता की चौकियाँ कर रहे हैं या कुछ ऐसे, तो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, माता ने कोई कुछ चमत्कार नहीं नहीं हुआ। किया। और जब वो निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली की मज़ार में गए, घर से जब उन्हें निकाल दिया गया और वहाँ पे वो जो चद्दर चढ़ाई दे रहे हैं खमीरी रोटी उनको दी गई, वो जो खा रहे हैं, वहाँ आसपास आप निज़ामुद्दीन के आसपास जाएंगे तो सब वहाँ पे जो है खमीरी रोटियाँ, नान और इस तरह का एक पूरा बड़ा मार्केट है वहाँ पे। बिल्कुल। तो वो दी गई और उनको अचानक से एनलाइटनमेंट हो गया, और फाया कुन जो है वो आगे सॉन्ग देखिए आप, कितनी सफाई से इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट में एक मानसिकता स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक चीज़ आपको मैसेज दे दिया गया। बिल्कुल। और ऐसा दशकों से होता है। समाज में जो पंडित था, ब्राह्मण था, उसको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया गया जो लालची है, जो छुआछूत मानता है, जो 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 कहीं ना कहीं जो है धूर्त है, और जो जो ठाकुर है वो अत्याचारी है, अत्याचारी है। और इन दोनों के बीच में गठजोड़ है। बिल्कुल। इस तरह का एक पूरा नैरेटिव जो है वो बनाया गया। ये तो एक बहुत कॉमन उदाहरण है जो बहुत दिया जाए। मैंने आपको रॉक स्टार का उदाहरण कि इस तरीके से जो है प्रतिस्थापना कर दी जाती है। लेटेस्ट जो फिल्म अभी जो बहुत सुपर हिट हुई थी थोड़े टाइम पहले, ये रॉक स्टार, उसमें आप देखिए, कुली में आप देखिए 786, अमिताभ बच्चन की जो था वो बिल्ला नंबर 786। लेकिन आज की बात करें तो आज जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो हमारे यूथ को निठल्ला बनाना चाहता है। कूल लाइफ, कामकाजी नहीं होना चाहिए, कूल होना चाहिए, खूब पीना चाहिए और पार्टी करना चाहिए। और अगर कोई पीता नहीं है, कोई पार्टी नहीं करता है, डेस्क नहीं जाता है, तो वो इस जनरेशन का नहीं है, वो अनफिट है। ये भी एक नैरेटिव आज के टाइम पे सेट हो रहा है। सो हाउ डू यू से कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो इन्फ्लुएंस हुआ है, ये डेफिनेटली हमारी पूरी जनरेशन जो आज हम देख रहे हैं वो इससे इन्फ्लुएंस्ड है। आज अगर आप गुड़गांव चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप नोएडा चले जाएं, तो ये
बहुत नॉर्मली वीकेंड पार्टीज़ आपको वहाँ दिख जाएंगी। कॉर्पोरेट में जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं वो इतना वर्क स्ट्रेस में काम करते हैं कि जब सैटरडे आने लगता है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, पार्टी हार्ड, रेस्ट हार्ड, स्पेंड हार्डर। एक ये उनका कमाओ और उसको बेइंतहा खर्च करो। जो हमारे जो 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 पुराने एंसेस्टर्स थे कि उनका They ये था used to कि save. सेविंग करो अपने फ्यूचर के लिए। तो इस जनरेशन से वही अमेरिकन क्रेडिट कार्ड वैल्यू की, आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट आपने क्रॉस कर रखी है, आप एक कर्ज की ज़िंदगी जी रहे हो। आपका जो फ्लैट है वो लोन पे है, आपकी कार जो है वो लेन, आप सिर्फ बने हो इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की EMI पे करने के लिए। और कैसे करोगे जब आपको इस तरह की उपभोक्तावादी संस्कृति का आदी बना दिया तो क्या ये जाएगा। चौतरफा मार नहीं है हमारे लिए? बिल्कुल इस पे मैं बिल्कुल कहूँगा कि हम लोगों को बहुत सीरियसली एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ थिंकर बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या ये चौतरफा मार नहीं है? और जब तक हमारी आंख खुले तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, देर तो ऑलरेडी हो चुकी है, पर आज आप और हम बैठ कर के इस विषय पे बात कर रहे हैं तो देर आए दुरुस्त आए। जी। तो जब भी आँख खुलें तभी से सवेरा मान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की आंखें खुलें, हमारे पॉलिसी मेकर्स भी इस तरफ ध्यान दें, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे और हम उस अंधेरे में जाने से बच जाएंगे जहाँ ऑलरेडी उपभोक्तावादी संस्कृतियाँ जा चुकी हैं। जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, क्योंकि हम नॉर्थ में बैठे हुए हैं, हम नोएडा के पास मेरठ में हैं, और नोएडा में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि अगर नॉर्थ में फिल्म सिटी होगी तो क्या उभरते हुए कलाकारों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर आएगा ये? फिल्म सिटी तो नॉर्थ में आपको थोड़े अंतराल के बाद में बनती हुई आपके समक्ष दिखाई देगी, लेकिन नॉर्थ जो है वो फिल्मों में ऑलरेडी चला गया है। आप ये देखिए जो इस टाइम पे जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स हैं और वहाँ जो फिल्में बन रही हैं वो उनमें काफ़ी सारे जो स्क्रिप्ट है वो अब नॉर्थ की स्क्रिप्ट है। बरेली की बर्फ़ी जी, मैं अगर बिल्कुल। कहूँ, जी। है ना। और अभी एक वेब सीरीज़ भी बड़ी प्रचलित हुई है, मिर्ज़ापुर। अब देखें वो, हालांकि वो कई लोगों के लिए उसमें भी बड़ा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, बट दैट इज़ ऑल अबाउट नॉर्थ। पहले फिल्मों में जो गैंगस्टर होता था वो मुंबई या गैंगस्टर होता था, लेकिन अब यूपी का होता। अब यूपी का, बिहार का, है ना, हरियाणा का। अब यहाँ के गैंगस्टर्स भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, हीरो भी अब वहाँ के दिखाई, चुलबुल पांडे अब जो है वहाँ पहुँच गए हैं। तो नॉर्थ तो अब बॉलीवुड की फिल्मों में या मुंबई की फिल्मों में खूब पहुँच गया है। और यहाँ हमारे जो यूपी के बहुत एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो फिल्म सिटी बनाने का जो नोएडा में जो एक स्वप्न देखा गया है, और उसके लिए जिस गति से जो है काम किया जा रहा है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और यहाँ फिल्म सिटी की जो ये आकार अब ये लेगी आने वाले कुछ वर्षों में, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत रोज़गार जो है यहाँ के युवाओं को मिलेगा। और हमारी जो इससे जो जुड़ी हुई दूसरे जो उद्योग धंधे हैं वो भी इसके माध्यम से जो है लाभान्वित होंगे। तो ये अपने आप में बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड जो है अद्वितीय जो है स्टेप है। और मैं बिल्कुल जो है इसको एक माइलस्टोन मानता हूँ उत्तर प्रदेश के विकास में, क्योंकि फिल्म सिटी यहाँ होगी और फिल्म प्रमोशन के लिए सबको यहीं आना होता था। वो सब्सिडी भी तभी मिलेगी जब आप उसकी शूटिंग यहीं करेंगे और यहीं उसको बनाएंगे। तो आपको बहुत सारे जो सरकारी, और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कहा ज़रूर गया फिल्म इंडस्ट्री जी, बट वो इंडस्ट्री कभी थी नहीं। उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इंडस्ट्री का मतलब होता है जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है या हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें जो पैसे का जो है वो सब लीगल है, और आप उस पैसे को ट्रेस कर सकते हैं, उसके डिजिटल फुटस्टेप्स भी होते हैं। अब तक वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, बट वो कोई इंडस्ट्री के प्रारूप में थी नहीं, अंडरवर्ल्ड इंडस्ट्री थी। बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के साथ साथ जो वैसा जियोपॉलिटिकल पैसा था, जो दूसरी रिलीजियस संस्थाएं थी बड़ी बड़ी, उनका पैसा सब लगता था।
राइट। लेकिन ये जो फिल्म सिटी यहाँ बनेगी वो धीरे से, जो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही, तो गवर्नमेंट का पैसा है, उसने उसके लिए एक पॉलिसी बनाई है कि आपको इसका इतना प्रतिशत हिस्सा आपकी स्टेट में जो है शूट करना पड़ेगा, या उस स्टेट के इतने कलाकार उसमें होने चाहिए, ऐसी कुछ उसमें वो है, राइट। सो ये एक इंडस्ट्री के शेप में जाएगी चीज़ें। अब फिल्म्स में भी ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो है कहीं मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का लगा है या कुछ लगा है, ऐसा नहीं है। अब आप आइए, फिल्म बनाइए, गवर्नमेंट से जो है आप सब्सिडी लीजिए, फाइनेंस कराइए, बैंक्स आपको फाइनेंस करेंगे, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी आपको फिल्म बनाने के लिए। वो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो अप्रूव्ड हो जाए एक बार, तो वो है। तो अब ये बेसिकली ये इंडस्ट्री अब बनने जा रही है। अब ये इंडस्ट्री बनने जा रही है, बहुत लोगों को रोज़गार भी देगी। तो क्या कंटेंट क्रिएशन में भी कोई इम्प्रूवमेंट आएगा फिर? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ये ज़माना, देखिए मैं ये बोलता हूँ कि प्रिंट डेफिनेटली अपनी रेलेवेंस रखता है, लेकिन अब ये डिजिटल युग है और टेक्नोलॉजी के साथ में जो नहीं चला है वो ख़त्म हो गया है। अब आप कितना भी कहते रहिए कि नहीं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आप पे हावी हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो गया है, पूरी फिल्में जो है एआई की मदद से बन रही हैं, एक पूरा करेक्टर जो है वो एआई द्वारा ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कंटेंट जनरेशन वो विधा है जो बहुत सारे रोज़गारों का सृजन करने जा रहा है। बट मैं समझता हूँ अभी हमारे जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वो अभी इस तरह के जो उनका सिलेबस है वहाँ पे अभी जो आने वाले इस फील्ड के अंदर जो युवा आ रहे हैं वो इस स्किल से इक्विप हो जाएं, ऐसा उनके पास में अभी उनके सिलेबस को भी चेंज करने की बहुत अपडेट करने की आवश्यकता है। और इस तरह के स्किलफुल लोगों को, चाहे वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हों, उनको लाने की ज़रूरत है। बिकॉज आप ये देखिए ना, अब राज शमानी कौन है? यूट्यूबर है, सब जानते हैं। और एक बियर बाइसेप्स करके रणबीर इलाहाबादिया, वो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जी, मिलियंस में जो हैं उनकी अर्निंग्स हैं। राज शमानिया आप ये देखिए, जो हमारे उसके स्पाइस कौन था वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आई थिंक ही इज़ फ्यूगिटिव, अभी उनका उसने इंटरव्यू कर लिया, जबकि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है उनको इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं। विजय माल्या, यस, विजय माल्या। तो पहुँच तो आप देखिए, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, आप समझ आप देखिए, कंटेंट क्रिएटर होना बहुत आसान है, कोई भी हो सकता है, बट वो कंटेंट क्या बना रहा है मार्केट में, वो कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा, उसके ऊपर पूरी रिसर्च समझ है या नहीं है, राइट। वो बहुत प्रेजेंटेशन बिजनेस की समझ होनी चाहिए ना। बेसिकली कंटेंट इज़ अ प्रोडक्ट, राइट, और आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये नहीं है मैंने कुछ भी क्रिएट कर लिया। आपका वो कंटेंट कैसे, मतलब उसकी ऑडियंस, निश ऑडियंस क्या है, वो अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली देयर इज़ नो बाउंड्रीज फॉर यू एंड नो वन कैन। देखिए, पहले प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, ये बड़े बड़े जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स ही तो थे, और आप वहाँ जा कर के काम करते थे, आपको महीने में एक सैलरी मिल जाती थी, दैट्स इट, बस। अब यूट्यूब क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ बाउंड नहीं है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप ऐसी अच्छी कंटेंट बना सकते हैं, तो यू विल बी पेड लाइक एनीथिंग। और शायद जो नेपोटिज्म हम भूल ही गए, नेपोटिज्म पर बात करना भूल गए। जब आप कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो पहले बस फिल्मी स्टार्स के बच्चे ही आगे फिल्मों में काम करेंगे, एक ब्लॉक लग गया था। ये नए प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, इसने कहीं नेपोटिज्म को ब्रेक किया है, या नेपोटिज्म जो इतना ज़्यादा फैला हुआ था, इनफैक्ट अभी पीछे हमने एक बहुत बड़ा केस देखा जहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्टर था जिसका मर्डर हो गया, और वो अभी सुलझी नहीं है गुत्थी। मैं सुशांत सिंह की बात कर रही हूँ। तो क्या ये नए प्लेटफॉर्म्स? देखिए, नेपोटिज्म एक टर्म जो क्वाइन किया गया है, डेफिनेटली मेरा थोड़ा सा इस चीज़ में डिफरेंट व्यू है। देखिए, एक नेपोटिज्म ठीक है, एक हद से ज़्यादा अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इट्स ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन कुछ एडवांटेज तो होता ही है। आप ये देखिए, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, उनके अधिकांश बच्चे भी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज उनको परवरिश से वो माहौल देखने के लिए मिलता है कि भी आर्मी पर्सनल की क्या कमिटमेंट है, उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, राइट। सो एक उनके यहाँ आप देखिए, कई जनरेशन आर्मी में ही हैं। क्यों हैं आर्मी में? वो फिजिकली फिट भी होंगे आर्मी में,
उनके अंदर वो स्किल्स भी हैं, But I say- तभी वो गए। देखिए as- देखिए मैं आ रहा हूँ वहीं पे जी, जहाँ पे आप जी, मुझे लाना चाह रहे जी। हैं। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री भी है, वो बच्चे वहीं परवरिश हुए, उसके फादर भी एक्टर हैं, मदर भी शायद एक्ट्रेस रही हो। लेकिन वो- चैलेंज है किसी और को नहीं घुसने नहीं, देना। देखिए आप आए, आपको सिर्फ ये एडवांटेज है कि आपको एक फिल्म का ब्रेक मिल जाएगा सिर्फ। बहुत सारे ऐसे स्टार्स किड्स हुए हैं जो सिर्फ एक फिल्म में आए और अगली फिल्म में प्रोड्यूसर्स ने उनसे हाथ जोड़ लिए, उनकी कोई फिल्म नहीं चली। कुमार गौरव का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। स्टार सन थे राजेंद्र कुमार, जिन्हें सिल्वर जुबली कुमार भी कहते थे। उन्होंने अपने बेटे को लेके खुद फिल्म बनाई, लव स्टोरी, सुपर हिट फिल्म थी, सुपर हिट। अगली फिल्म से गायब। इनके बरक्स सुनील दत्त के लड़के थे, संजय दत्त, उन्होंने भी अपने लड़के के लिए फिल्म बनाई, रॉकी, सुपर हिट। सुपर हिट थी। विधाता, सुपर हिट। उसके बाद में वो ड्रग्स में फंस गए, गायब रहे, लेकिन दबा। लेकिन अब आप ये कह दें कि संजय दत्त में टैलेंट नहीं है, तो वो केवल उसके फादर सुनील दत्त फिल्मों में थे तो My वो question आ गए। is not about their talent. My question is the talent which is there and जो अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। देखिए हर इंडस्ट्री में जैसे मैंने सुशांत सिंह का नाम लिया। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा चेहरा हुए, एक ऐसा केस हुए, एक ऐसी पहेली हुए जो अब तक अनसुलझी ही है, जिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने भी बहुत जांच भी की। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनको भी इंटेरोगेट किया, बट कुछ निकल नहीं पाया। तो उस पर हम कोर्ट ने भी उस पर कुछ नहीं किया, तो बहरहाल उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं वो शायद उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के ऐसे क्राइसिस रहे हों जिसको वो मैनेज उतनी बेटर ढंग से नहीं कर पाए हों। और देखिए मुश्किलें परेशानी सब जगह आती हैं। शाहरुख खान वाज आल्सो आउटसाइडर ना। But he was a Khan. ही वाज अ खान बट ही वाज आउटसाइडर, राइट। अक्षय खन्ना, सॉरी अक्षय कुमार वाज आउटसाइडर। नो फैमिली टाइज इन फिल्म इंडस्ट्री, बट he is there ना। Exceptions are always there. Exceptions are always there and challenges are always there. It's a देखिए अगर मेरा मानना है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गट्स हैं, परेशानियां मुश्किलें आती हैं, बट आपको उसके सामने हारना नहीं चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री भी बदल रही है, कुछ लोगों का हर जगह एक मठाधीशी होती है, वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। अगर हम एजुकेशन में भी बात करें, हम पॉलिटिक्स में भी बात करें, हम बिज़नेस में भी बात करें, तो जो ऑलरेडी पहले इस्टेब्लिश बिजनेस हाउसेज होते हैं वो अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं, उनको नहीं आने देना चाहते। सो आई थिंक दैट इज़ देयर। वो आपको सोच करके, जब आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो ये सोच करके माइंडसेट के साथ में जाना चाहिए। और अगर आप मुकाबला करोगे, आप डट के करोगे, तो आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू। धीरू भाई अंबानी देख लीजिए, बिजनेस। विमल रेमंड्स वाज द और बॉम्बे डाइंग वाज द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। जब उन्होंने एक छोटा सा थोक के वो हुआ करते थे और कोई उनको चाहता नहीं था, उसको सब ऐसे ही बोलते थे, अरे ये तो। और आज देखिए रिलायंस है, एमडीएच है। तो ये है, हर इंडस्ट्री में है, नॉट फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट एन एक्सेप्शन। जी अमरीश जी, आपसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगा और आज इतने सारे टॉपिक्स को हमने टच किया, जो सिनेमा से लेकर, देश से लेकर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर, नेशनल पॉलिटिक्स से लेकर, आम लोगों की ज़िंदगी को कैसे टच करता है सिनेमा और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है, आम लोगों के साथ साथ देश को और दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करता है, उन्हीं सब विषयों पर बहुत ही इन डेप्थ बात की। आपने बहुत ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और ऐसे नए पहलुओं को हमारे सामने रखने का प्रयास किया जिनको शायद खुलकर कोई बोलता नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस फैबुलस टॉक शो में, विदुर दृष्टि। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि एक्चुअली विदुर दृष्टि ही है, जो बहुत दूर तक मुद्दों को तलाशती है, उनको समझती है और दर्शकों के सामने जो है ऐसे जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, उनको आप सामने लेते आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका हृदय से धन्यवाद जी। नमस्कार।